मेरे सभी भाइयों को नमस्कार और मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था कन्वर्टर, 2 दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे। आज हम फिर से क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी कारणवश 2 दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे और आगे भी हम सुचारू रूप से हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना क्लास को चालू रखें, हमारी क्लासेस को कंप्लीट करें। मेरे भाइयों, जैसे सभी को पता है कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आ चुकी है और साथ ही एनएमडीसी में भी भर्ती आ चुकी है और नवोदय विद्यालय समिति में भर्ती चली रही है। तो इन तीनों के लिए हमें तैयारी करना अति आवश्यक है और सभी भाइयों से निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो लास्ट में कुछ अच्छा लगे तो आप तैयारी करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना चैनल समझकर इस चैनल को आगे बढ़ाएं। कन्वर्टर आज 3 है, जिसमें हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, मेटल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटल रेक्टिफायर। हमने 4 प्रकार के कन्वर्टर पढ़े थे, 4 प्रकार के। ठीक है, हमने कितने प्रकार के हमने 4 प्रकार के कन्वर्टर पढ़े थे, जो एसी को डीसी में एमजी सेट का उपयोग में हमने पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम रोटी कन्वर्टर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम मेटल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे और अगले जो चैप्टर रहेगा उसमें हम मेटल रेक्टिफायर के बाद में एक और जो रेक्टिफायर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि कार्बन के रूप में, कार्बन और ग्रेफाइट का हम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मेटल रेक्टिफायर के बारे में चालू करते हैं क्लास को कि मेटल रेक्टिफायर क्या क्या होता है। देखो, रेक्टिफायर शब्द का उपयोग आपने सुना हो तो रेक्टिफायर किस काम में उपयोग आता है? सबसे पहले मेटल मतलब धातु, ठीक है, हिंदी में बोलें तो। और रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? दृष्टकारी। पहली बात तो इसका दूसरा नाम हिंदी में क्या था? मेटल दृष्टकारी। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है मेरे भाइयों एसी टू डीसी में परिवर्तित करना। ठीक है, एसी टू डीसी में परिवर्तित करना। मतलब मेटल रेक्टिफायर क्या होता है? एसी की धारा को डीसी में बदलने के लिए उपयोग में काम किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? एसी की धारा को डीसी में बदलने में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मेटल रेक्टिफायर मतलब दृष्टकारी, इसका प्रमुख कार्य हमने क्या लिख लिया? एसी टू डीसी के उपयोग में बड़ी शुद्धता के साथ, किसके साथ? बड़ी शुद्धता के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी क्षमता के बारे में हम देखेंगे कितनी क्षमता तक के बनाए जाते हैं। अगर इनकी क्षमता के बारे में मतलब ये कितनी क्षमता तक उपयोग किए जा सकते हैं, कितनी क्षमता तक उपयोग किए जा सकते हैं, तो इनकी क्षमता होती है 0.5 एम्पियर तक तथा 15 वोल्ट तक की क्षमता में ये बनाए जाते हैं। ठीक है, मेटल रेक्टिफायर या दृष्टकारी कितनी क्षमता तक बनाए जाते हैं? 0.5 एम्पियर, 15 वोल्ट, या फिर इसको हम 15 वोल्ट, या फिर हम इसको 18 वोल्ट का भी लिख सकते हैं। समझ में आया? मेटल रेक्टिफायर क्या होता है? इसे हिंदी में धातु दृष्टकारी बोलते हैं। दृष्टकारी मतलब ये होता है, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर मतलब किसी भी चीज़ को शुद्धिकरण करना, परिशुद्ध करना। इसको हम हिंदी में एक्रोनिम नाम लिख सकते हैं, परिशुद्ध। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को शुद्ध करना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एसी को डीसी में चेंज करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में चेंज करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद यह बड़ी शुद्धता के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इस रेक्टिफायर में हम द्विधात्विक पत्ती का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, द्विधात्विक पत्ती, और इंग्लिश में बोले तो बाय मेटलिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें द्विधात्विक पत्ती मतलब 2 धातु की पत्तियों के बीच में कुचालक पदार्थ भरकर हम मेटल रेक्टिफायर को बनाते हैं और फिर उसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, द्विधात्विक पत्ती के रूप में होगा, क्षमता के रूप में मैंने बताया था 0.5 एम्पियर से 18 या 15 वोल्ट तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, घरेलू उपकरणों में कम क्षमता के लिए उपयोग किए जाते हैं, कम क्षमता के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इतना सीखा। इसके बाद एक चीज़, इसका प्रमुख पॉइंट ये है कि जो रेक्टिफायर होता है,
ये जो दिष्टकारी होता है, जो ये रेक्टिफायर होता है, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये भी प्रमुख पॉइंट है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। समझ में आया? ठीक है। और इस रेक्टिफायर का जो आकार होता है, इस रेक्टिफायर का आकार शंकु की तरह होता है। किसकी तरह होता है? शंकु की तरह होता है। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट लाइन लिखवा रहा हूँ। ठीक है। इनमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर जाए। इनके बाद दो धातुओं से मिलकर बना होता है, दो धातुओं से मिलकर बना होता है और दोनों धातुओं के बीच कुचालक पदार्थ भरा जाता है। ठीक है। यह प्रमुख जानकारी है, यह विशेष जानकारी है। इन विशेष जानकारियों को आप नोट कीजिए। ठीक है। और मैं आपको और एक बार सारी जानकारी बता देता हूं। ये जो मेटल रेक्टिफायर, इसे हिंदी में बोलते हैं हम धातु दिष्टकारी। दिष्टकारी या रेक्टिफायर का प्रमुख कार्य क्या होता है मेरे भाइयों? एसी धारा को डीसी धारा में बदलना। हमने एमजी सेट के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ा था, मोटर जनरेटर सेट, उसके बारे में भी हमने क्या सीखा था कि वो भी एसी टू डीसी में परिवर्तित करती है, लेकिन वो उच्च धारा के मान को, कई 100 एम्पीयर धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए उसको उपयोग किया जाता था और अधिक स्थान घेरता था वो। उसमें हानि अधिक होती थी, उसमें दक्षता कम प्राप्त होती थी। लेकिन इसमें क्या है, एसी टू डीसी के उपयोग में प्रयोग किया जाता है बड़ी शुद्धता के साथ। इसमें हानियां कम होती, छोटा सा पदार्थ होता है, ज्यादा जगह नहीं घेरता है। ठीक है। द्विधात्विक पत्ती मतलब दो धातु की पत्तियों, पहले एक धातु की पत्ती फिर दूसरी धातु की पत्ती, बीच में उन दोनों धातु की पत्तियों के बीच में कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, रेक्टिफायर जो रहता है ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में काम करता है। मैं आपको आगे और बताऊंगा कि मेटल रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, रेक्टिफायर का प्रयोग, दिष्टकारी का उपयोग अधिकतर हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जो हमारे घरेलू चार्जरों में होते हैं, जो एसी को डीसी में चेंज करके और मोबाइल को चार्ज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे बैटरी चार्जरों में तो हमने बता ही दिया, और घरेलू उपकरण जो डीसी में चलते हैं, जिनके लिए डीसी धारा प्रमुख होती है, दिष्ट धारा प्रमुख होती है, उस जगह पर हम रेक्टिफायर का प्रयोग करके, हमारे पास जो एसी सप्लाई इनपुट के रूप में मिल रही है, उस रेक्टिफायर का प्रयोग करके हम एसी को डीसी में चेंज कर देते हैं और डीसी को लेकर हम हमारे उपकरणों को, जो घरेलू उपकरण होते हैं जो डीसी से चला जाते हैं, उनको हम चला सकते हैं आसानी से। ठीक है। घरेलू उपकरणों में और कम क्षमता के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण लाइन है कि दिष्टकारी या रेक्टिफायर ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है। जो ये रेक्टिफायर होता है मेरे भाइयों, ये जो रेक्टिफायर होता है, जब हम दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ये हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। किस क्रम में लगा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। इसके बाद इस रेक्टिफायर का आकार शंकु की तरह होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत प्रमुख है, क्वेश्चन आता है कि मेटल रेक्टिफायर का आकार किस तरह होता है, मेटल रेक्टिफायर का आकार किस तरह होता है। तो इससे बता दिया जाता है कि मेटल रेक्टिफायर का आकार शंकु की तरह होता है। किस तरह होता है? शंकु की तरह होता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया, ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है। किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? दो धातुओं से मिलकर बना होता है। दो धातुओं से मिलकर बना होता है और उन दोनों धातुओं के बीच में कुचालक पदार्थ हम भर देते हैं। ठीक है। अब मेटल रेक्टिफायर के बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी आपको बताएं तो जो मेटल रेक्टिफायर होता है, ये दो प्रकार के होते हैं कुछ, और इनको दो प्रकार किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? इनके कुचालकता के आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है। ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज ही हम फिनिश कर दें। इसके बाद अगला चैप्टर हम अर्थिंग के उपयोग में लेंगे और इतना शानदार अर्थिंग पढ़ेंगे जो आपके एक बार में माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बताते हैं कि कुचालकता के आधार पर कुचालकता, ये इंग्लिश में बोला जाए इंसुलेशन के
आधार पर रेक्टिफायर को दो भागों में बांटा गया है मेरे भाइयों। दो भागों में किस किस के बांटा गया है? एक तो होता है कॉपर रेक्टिफायर और एक होता है सेलेनियम रेक्टिफायर। तो मैं दोनों भागों के बारे में आपको साथ में बताऊंगा। एक तो बांटा जाता है कॉपर रेक्टिफायर, कॉपर मतलब तांबा रेक्टिफायर, ठीक है, और एक होता है सेलेनियम रेक्टिफायर। कौन सा? सेलेनियम। इन दोनों में कुछ विशेष जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा, और यही विशेष जानकारी परीक्षा में आने वाली है, ठीक है। कॉपर रेक्टिफायर मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं तांबा रेक्टिफायर, ठीक है, और दूसरा बोलता है सेलेनियम रेक्टिफायर। ये दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है। तो द्विधात्विक पत्ती से मिलकर बने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा द्विधात्विक पत्तियां क्या होती हैं, जिन द्विधात्विक पत्तियों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, तो क्या होती है, देखो मैं इनका एक मामूली से चित्र बताता हूं। जो होता है मेरे भाइयों कॉपर, ठीक है, हमने कॉपर की छड़ ली। किसकी छड़ ली? कॉपर की छड़। अब कॉपर की छड़ ली, फिर मैंने बताया कि इसके ऊपर, ये तो हो गई एक छड़, इसके ऊपर हम एक धातु की कोटिंग करेंगे, एक अलग पदार्थ की कोटिंग करेंगे। और वो धातु की कोटिंग किससे की जाती है? सबसे पहले हम इनके बीच में इंसुलेशन भरते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्या था भरा, ये इंसुलेशन। फिर इसके ऊपर हमें कोटिंग करेंगे, और कोटिंग किसकी करेंगे हम इनके ऊपर? तो इनके ऊपर कोटिंग करेंगे हम कॉपर ऑक्साइड की। एक और परत हम यहाँ पे लाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर, इसमें दो परत होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि कॉपर रेक्टिफायर में कितनी परत होती है? दो परत होती है, ठीक है। कॉपर रेक्टिफायर में कितनी परतें होती हैं? दो परत होती है। नीचे वाली जो परत होती है, जो नीचे वाली छड़ होती है, वो कॉपर की छड़ होती है। फिर इनके बीच में इंसुलेशन पदार्थ भर दिया जाता है। फिर इंसुलेशन पदार्थ भरने के बाद फिर ऊपर एक और छड़ का प्रयोग किया जाता है, जो कॉपर ऑक्साइड होती है। क्या होती है? कॉपर ऑक्साइड होती है, ठीक है। अब हम सेलेनियम की तरफ आए, तो सेलेनियम में वैसे तो हम दो परत बोलते हैं, लेकिन इसमें चार परतें होती है। इसमें कितनी परतें होती हैं? इसमें चार परत होती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सेलेनियम रेक्टिफायर में किस प्रकार की धातु का प्रयोग करते हैं? मतलब जो छड़ बनाते हैं हम, जो छड़ बनाते हैं वो किस धातु की हम छड़ बनाते हैं? हमसे ये पूछा जाता है कि किस धातु की हम छड़ बनाते हैं। तो देखो, इसमें जो सबसे नीचे की धातु होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस धातु की छड़ बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम। ये छड़ बनाते हैं हम एल्यूमिनियम की, ठीक है। इस छड़ को हम बनाएंगे एल्यूमिनियम की। फिर एल्यूमिनियम की बनाने के बाद इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जैसे इस पर कोटिंग की हमने बीच में, तो इसके ऊपर भी कोटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये कोटिंग किसकी करेंगे हम? ये कोटिंग करेंगे हम निकेल की, Ni। किसकी कोटिंग करेंगे हम? ये कोटिंग होगी निकेल की। फिर इसके ऊपर एक धातु और प्रयोग की जाती है। फिर इसके ऊपर हम एक धातु का और प्रयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेलेनियम धातु। ये कौन सी धातु हो गई? सेलेनियम धातु। फिर इसके ऊपर फिर हम कोटिंग करेंगे करो, ये देखो, फिर एक और कोटिंग की। और ये कोटिंग किसकी की जाती है? या तो टिन की कर देते हैं या कैडमियम की कर देते हैं। तो मैंने आपको बेसिक जानकारी, दोनों की जो चित्रों की जानकारी थी, मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है कि कॉपर रेक्टिफायर आप आराम से देख लें। एक तरफ मैंने कॉपर रेक्टिफायर बताया है और दूसरी तरफ मैंने सेलेनियम रेक्टिफायर बताया है। जो कॉपर रेक्टिफायर होता है उसकी नीचे की छड़ जो होती है, कॉपर की छड़ का प्रयोग करते हैं। फिर बीच में हम इंसुलेशन पदार्थ भरकर ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। तो ये दो धातु, कॉपर रेक्टिफायर दो धातु, ये दो परत से मिलकर बना हुआ होता है। और फिर हम अगर सेलेनियम रेक्टिफायर पे जाएं तो वैसे हम बोलते हैं ये द्विधात्विक पदार्थ है, लेकिन ये चार परतों से मिलकर बना होता है। चार परतें कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए कि सेलेनियम रेक्टिफायर, कौन सा रेक्टिफायर? सेलेनियम रेक्टिफायर में किस प्रकार की सेलेनियम रेक्टिफायर में किस प्रकार की पूछी जाए कि किस प्रकार की परत का उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम प्रकार की परत का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं,
अब हम एक विशेष जानकारी, इनकी कार्य संरचना कैसी होती है, इनकी कार्य संरचना कैसी होती है, हम इन दोनों के विषय के बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं। देखो रेक्टिफायर है तो एसी को डीसी में बदलेगा, मतलब एक प्रकार के रेक्टिफायर का काम करेगा। अब रेक्टिफायर का काम करेगा तो एक बार में ये फॉरवर्ड वाइस अवस्था में चलेगा और एक बार में रिवर्स वाइस अवस्था में चलेगा। तो हमको ये जानकारी देखनी है कि फॉरवर्ड वाइस अवस्था में किधर की साइड चलता है और रिवर्स वाइस अवस्था में किधर की साइड चलता है। तो मेरे भाइयों आपको ये जानकारी होगी कि जब हम फॉरवर्ड वाइस अवस्था में उपयोग करते हैं तो फॉरवर्ड वाइस अवस्था में धारा का मान अधिक होता है और प्रतिरोध का मान निम्न होता है। तो इस टाइम पे हमारा सर्किट पूर्णतः चालू रहता है। और जब हम रिवर्स वाइस अवस्था में उपयोग करते हैं तो रिवर्स वाइस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो धारा का मान होता है ना बहुत कम होता है और प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है, जिससे इस प्रकार की प्रक्रिया में धारा नहीं बहती है और ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है जिसमें धारा नहीं चलती। तो हमें इन दोनों में देखना है कि कॉपर रेक्टिफायर और सिलेनियम रेक्टिफायर में किधर से किधर जाने पर किस परत से किस परत की तरफ जाने पर यह फॉरवर्ड वाइस अवस्था में कार्य करेगा और किस परत से किस परत की तरफ जाने पर यह रिवर्स वाइस अवस्था में कार्य करेगा। बस सिंपल इतना ही हमको ध्यान रखना है। देखो और सीधी बात, इनको अगर याद करने का एक तरीका बहुत बेस्ट है। जिधर तुम्हारी धातु है उधर की तरफ चलने पर, जिधर तुम्हारी धातु है उधर की तरफ चलने पर, ये इनके दो टर्मिनल निकाल दिए हमने, ठीक है, इसमें भी हमने दो टर्मिनल निकाल दिए, ठीक है। अब हम जिधर की तरफ चलेंगे उसी का तरफ का हम ये बताएंगे कि प्रतिरोध कम है। जैसे जिस तरफ धातु है, जिस तरफ धातु, जैसे ये देखो कॉपर है, अपन अगर ऊपर से कॉपर की तरफ चलें, नीचे ये ऊपर से हम अगर नीचे कॉपर की तरफ चलें तो कॉपर क्या बताएगा कि जिस जगह हम धातु की तरफ चल रहे हैं तो वो फॉरवर्ड वाइस अवस्था है। ये चल रहा है हम तो ये फॉरवर्ड वाइस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? लाइट चली गई है, फॉरवर्ड वाइस अवस्था। और फॉरवर्ड वाइस अवस्था में क्या होता है कि धारा का मान उच्च होता है और प्रतिरोध का मान कम होता है जब हम धातु की तरफ चलें। अगर हम सिलेनियम की तरफ देखें तो सिलेनियम में धातु की तरफ, सिलेनियम की धातु कहां पर है? ऊपर की तरफ है। इधर कॉपर रेक्टिफायर मतलब नाम से पता है कि कॉपर की तरफ चलना है। सिलेनियम रेक्टिफायर मतलब नाम से पता चल रहा है सिलेनियम की तरफ चल रहा है। तो सिलेनियम धातु किधर है? ऊपर। तो हम सिलेनियम की तरफ अगर हम जाएंगे मतलब एल्यूमिनियम से सिलेनियम की तरफ जाएंगे तो ये व्यवस्था रहेगी हमारी फॉरवर्ड वाइस, ठीक है। और जब हम सिलेनियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो ये व्यवस्था रहेगी हमारी रिवर्स वाइस। और मैंने बता ही दिया है कि फॉरवर्ड वाइस जो रहती है उसमें धारा का मान अधिक होता है और जो रिवर्स वाइस रहती है उसमें धारा का मान कम होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको लिख देता हूं जिससे आपको ये याद रहे। देखो कॉपर की तरफ आने में रेक्टिफायर फॉरवर्ड वाइस अवस्था में काम करेगा और कॉपर ऑक्साइड की तरफ या विपरीत दिशा में जाने पर, विपरीत दिशा में जाने पर रिवर्स वाइस अवस्था में कार्य करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि फॉरवर्ड वाइस अवस्था में धारा का मान उच्च, प्रतिरोध का मान कम। रिवर्स वाइस अवस्था में आप लिख लीजिए, रिवर्स वाइस अवस्था में धारा का मान कम और प्रतिरोध का मान उच्च, इसलिए हम इसको रिवर्स वाइस अवस्था बोलते हैं, उसे फॉरवर्ड वाइस अवस्था बोलते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। कॉपर रेक्टिफायर और सिलेनियम रेक्टिफायर, मैं इसको एक बार पूरी जानकारी को फिर से रिटर्न बता देता हूँ आपको, जैसे आप मैच कर सकते हैं। देखो मेटल जो रेक्टिफायर होता है ये धातु, इसको हिंदी में धातु रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर का प्रमुख कार्य क्या होता है? एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में बदलना होता है, ठीक है। इसके बाद ये कम क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। कम क्षमता में हम 0.5 एम्पियर तथा 18 वोल्ट के बनाए जाते हैं। 0.5 एम्पियर से 18 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। वोट मतलब वोट होता है पीछे, ठीक है, शक्ति होती है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये कम क्षमता के लिए उपयोग किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद जो रेक्टिफायर होता है, इसमें प्रमुख पॉइंट
जो रेक्टिफायर होता है वो सीडी क्रम में लगा हुआ होता है। जो ये मेटल रेक्टिफायर होता है ये परिपथ में सीडी क्रम में लगा होता है। ये पॉइंट क्लियर। फिर इस मेटल रेक्टिफायर का आकार कैसा होता है? इस मेटल रेक्टिफायर का आकार होता है शंकु की तरह होता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये भी हमने क्लियर किया। उसके बाद फिर हमने बताया कि ये द्विधात्विक पद्धति होती है। द्विधात्विक मतलब दो पत्तियों से मिलकर बनी होती है, और दोनों पत्तियों के बीच में हम इन दोनों पत्तियों के बीच में जो होती है इनके बीच में कुचालक पदार्थ को भरते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह बताया कि कॉपर रेक्टिफायर और सेलेनियम रेक्टिफायर कुचालकता के आधार पर दो प्रकार के रेक्टिफायर में हमने चेंज किया था। तो कॉपर रेक्टिफायर, इनको याद करने का सीधा तरीका है, कॉपर रेक्टिफायर मतलब नीचे हम कॉपर की धातु का प्रयोग करेंगे, फिर बीच में हम इंसुलेशन पदार्थ डालेंगे, और फिर ऊपर हम कॉपर ऑक्साइड परत का उपयोग करेंगे। फिर मैंने आपको दिलाया कि इनमें से पूछा जाए कि कॉपर रेक्टिफायर में फॉरवर्ड अवस्था कब रहेगी और रिवर्स अवस्था कब रहेगी। तो जब हम कॉपर, मतलब नाम से पता, जब हम कॉपर की तरफ चलेंगे, मतलब धातु, कॉपर की धातु की तरफ, मतलब तांबे की धातु की तरफ चलेंगे, तो ये फॉरवर्ड वाइस अवस्था में रहेगी, और कॉपर या तांबे की धातु की हम जब विपरीत चलेंगे तो रिवर्स वाइस अवस्था में रहेगी। और मैंने आपको बताया कि अगर फॉरवर्ड वाइस अवस्था आ रही है, मतलब हम तांबे की तरफ चल रहे हैं, तांबे की धातु की तरफ चल रहे हैं, फॉरवर्ड वाइस अवस्था आ रही है, तो अधिक धारा और कम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं सिलेनियम के ऊपर कि सिलेनियम रेक्टिफायर क्या होता है। तो सिलेनियम रेक्टिफायर क्या होता है? इसमें क्या होती है, चार परत होती है। अब चार परत मैं आपको गिनाता हूं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सिलेनियम रेक्टिफायर होता है मेरे भाइयों, उसमें हम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करते हैं? तो हम सबसे पहले बताएंगे एल्यूमिनियम की धातु का प्रयोग हम करते हैं। फिर एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग किसकी करते हैं? हम निकल की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो दो धातु हो गई। इसके ऊपर फिर हम एक धातु और चढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि सिलेनियम रेक्टिफायर है तो हम सिलेनियम की पदार्थ चढ़ाएंगे, तो हमने सिलेनियम के पदार्थ चढ़ा दी। अब सिलेनियम पदार्थ के ऊपर फिर हम एक प्रकार की कोटिंग करेंगे, और कोटिंग करेंगे हम टिन या कैडमियम की कोटिंग करेंगे। अब भाइयों, मैंने जैसे भी बताया था कि जिस तरफ धातु है वही हमारी फॉरवर्ड वाइस अवस्था है। ठीक है, जिस तरफ धातु है वही हमारी फॉरवर्ड वाइस अवस्था है। अब सिलेनियम कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिलेनियम धातु की तरफ, तो ये हमारी फॉरवर्ड वाइस अवस्था रहेगी। और सिलेनियम धातु के जब हम विपरीत तरफ जाएंगे, मतलब एल्यूमिनियम धातु की तरफ जाएंगे, ये सब पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम धातु की तरफ जाने पर कौन सी अवस्था रहेगी? तो वो रिवर्स वाइस अवस्था रहेगी। और इतना ही था, बेसिक था, ये आप देख लीजिए, यही पूछा जाएगा। एक अगला और हमारा एक इस चैप्टर में एक रेक्टिफायर और बचा हुआ है जिसे मरकरी आर्क रेक्टिफायर बोलते हैं। देख लेते हैं कितनी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, 8-10 मिनट है, निपटा लेंगे। मरकरी आर्क रेक्टिफायर। ठीक है, अगला जो हमारी है, जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मरकरी आर्क रेक्टिफायर। हम क्या किस 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 चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे? मरकरी आर्क रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहली बात, रेक्टिफायर है, क्या है? रेक्टिफायर है। तो इसका काम आप भली बातें जानते हैं। मैंने पिछली और अभी कुछ टाइम पहले ही बताया कि रेक्टिफायर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी क्या करता है? एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, पहली बात। अब इसमें जो प्रमुख पूछा जाता है कि इसमें जो धनात्मक पॉइंट बनता है, धनात्मक सिरा किससे बनता है और ऋणात्मक सिरा किससे बनता है? इसमें प्रमुख चीज यही है कि धनात्मक सिरा किससे बनता है और ऋणात्मक सिरा किससे बनता है। तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर में धनात्मक सिरा बनता है हमेशा ग्रेफाइट का। और यही प्रमुख क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें से, तो ये इससे ही पूछा जाएगा। बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए इसमें। और ऋणात्मक सिरा तो आप सभी जानते हैं कैथोड से बना होता है, मतलब जस्ते का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें बढ़े हम, तो इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है। इनकी
दक्षता बहुत उच्च होती है, इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ें ठीक है मेरे भाइयों। इसके बाद इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है। उच्च में इनकी दक्षता कितनी होती है, अगर ये भी पूछ लें आपसे, तो इनकी दक्षता जो होती है मेरे भाइयों 95%। ठीक है, इनकी दक्षता क्या होती है 95% होती है। मतलब ये मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। इसका धनात्मक सिरा ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। इसका ऋणात्मक सिरा के तोड़ जस्त के, इसका जो ऋणात्मक सिरा होता है वो जस्ते का बना हुआ होता है, और कभी कभी अगर जस्ते को ऑप्शन में न दे रखा हो तो पारे का बना होता है। और इसके नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो मरकरी सिरा है, मरकरी सिरा किससे बनता है, ये ऋणात्मक सिरा। ठीक है, धनात्मक सिरा ग्रेफाइट से, ऋणात्मक सिरा जो ऋणात्मक सिरा बनता है वो मरकरी का बना होता है। इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है और इनकी दक्षता 95% तक होती है। इनकी दक्षता कितनी होती है 95% तक होती है। अब इसकी थोड़ी मैं कार्यविधि आपको बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। देखो आप सभी को जैसा पता है कि जब ये कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के कारण आर्क उत्पन्न होती है। आर्क उत्पन्न होती है और इस आर्क के कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, तथा धारा एनोड से कैथोड की ओर आती है। ठीक है, वैसे इतनी सी जानकारी है। मरकरी और रेक्टिफायर, इसका जो मरकरी के नाम से है तो ऋणात्मक सिरा मरकरी से बना होता है। ठीक है, धनात्मक सिरा जो होता है, धनात्मक सिरा हम इसको बनाते हैं वो ग्रेफाइट का बनाते हैं। ठीक है, मरकरी और रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो बहुत उच्च होती है। दक्षता मैंने कितनी बता दी आपको, मरकरी और रेक्टिफायर की दक्षता 95% तक होती है। फिर मरकरी और रेक्टिफायर का उपयोग कैसे करते हैं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड से धारा अपने कैथोड की तरफ, एनोड से धारा कैथोड की तरफ आती है। मतलब धनात्मक से ऋणात्मक तक धारा आती है और ऋणात्मक से धनात्मक तक पॉजिटिव आते हैं। तो ये कन्वर्टर की जो हमारा विशेष जानकारी थी, कन्वर्टर चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब कन्वर्टर में कोई भी नहीं बचा हुआ है, आप इनको पढ़िए, आपको अच्छी क्लासें लगेंगी, आपका कुछ बेसिक ज्ञान इसमें इंक्रीज होगा और आपको ये अगर अच्छा लगे चैप्टर तो आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने बेसिक जानकारी इसके बारे में सारी बता दी है। अब हम अगला चैप्टर अर्थिंग चालू करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अर्थिंग चालू करने वाले हैं तो आप, ठीक है, अगली क्लास हम अर्थिंग की लेके आएंगे। जय हिंद मेरे भाइयों, जय भारत।